हर बार कुछ चीजें चेंज होके मिलेंगी, राइट। बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी ये बोलते हैं कि जैसे कि सर आजकल पैसेजेस नहीं आते, राइट। सो 2018 में पैसेजेस आए, 2019 में पैसेज फर्स्ट पेपर में आया, उसके बाद पैसेजेस आने बंद हो गए। सो हर बार कुछ नया आ रहा है। 2020 का जो पेपर था, 2021 का जो पेपर था, ये बहुत सारी लिहाज से इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2020 में एक ही पेपर हुआ था। सो दोनों सेक्शन में हमारा जो पेपर था, इट वाज ओनली वन पेपर, राइट। सो जितने बच्चों ने सितंबर वाला भरा था और जितने बच्चों ने अप्रैल वाला भरा था, दोनों को एक ही पेपर मिला था, एंड एक ही पेपर से दो कट ऑफ्स निकली थी। वेराज जब हम 2021 में आए तो चीजें थोड़ा सा वापस चेंज होनी शुरू हुई, बट आपको दो तीन चीजें नहीं मिलेंगी। आपको पैराग्राफ्स अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी पैराग्राफ्स नहीं आए, तो पैराग्राफ्स अभी नहीं आए, तो इस वाले पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैराग्राफ। उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू गाइस विल नीड टू रिमेंबर इज कि पैराग्राफ के बाद 2020 में 10 क्वेश्चंस आए थे प्रेपोजिशंस के। तो आपका एज अ ग्रामर का चैप्टर प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस अचानक से बढ़े हैं पिछले 2 साल में। अब प्रेपोजिशंस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रेपोजिशंस जब आप करोगे तो आप हिंदी याद कर लेते हो, तो हमें प्रेपोजिशंस को हिंदी याद नहीं करनी है। फिक्स प्रेपोजिशंस ऑलमोस्ट आने बंद हो गए हैं, सारे प्रेपोजिशंस लॉजिकल आ रहे हैं, तो आपको प्रेपोजिशंस में डिफरेंस करना होगा, राइट। आज वी गाइस विल स्टार्ट विद द ग्रामर सेक्शन फर्स्ट, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहला सेक्शन क्या है? सबसे पहला सेक्शन है एस्ट्रोलॉजी, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में आपको क्या होता है कि तीन पार्ट्स होते हैं, ए, बी एंड सी। अब अगर कहीं पे ग्रामर की गलती है तो आप उसे मार्क करेंगे, अगर ग्रामर की गलती नहीं है तो आप क्या कर देंगे? नो एरर। यहाँ पे आपको सेंटेंस को बेहतर नहीं बनाना है, आपको सेंटेंस की गलती मार्क करनी है, राइट। आज मैं बिल्कुल उस तरह से पेपर करूंगा जिस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो जब हम स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं तो दो तीन चीजें हमको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब? किसी को पता है? डज एनीबडी नो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? आप सबसे पहले सिंगुलर्स और प्लूरल्स देखते हैं। स्पॉटिंग एरर्स में अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि स्पॉटिंग एरर्स, हमें ग्रामर के चैप्टर्स तो आते हैं बट स्पॉटिंग एरर्स नहीं होती। तो स्पॉटिंग एरर्स में हमें मैथ्स की तरह से कुछ स्टेप्स याद रखने हैं कि किसको हम पहले चेक करेंगे। तो जब स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी हिंट होती है, अगर मेरे सेंटेंस में दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को चेक करें। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या है? द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो प्रैक्टिकल यूजेस, यूजेस क्या है? प्लूरल, और एस्ट्रोलॉजी क्या है? सिंगुलर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं जो प्रैक्टिस करके नहीं आते। तो अब यहाँ पे हम यूजेस की बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के इस्तेमाल, तो हम बात कर रहे हैं यूजेस की, राइट। तो ये हमारे को सब कुछ क्या रखना पड़ेगा? प्लूरल रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अब हैव लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है तो यहाँ पे हैज आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूजेस की। तो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो यूजेस के साथ हैव, तो यहाँ पे तो गलती नहीं है, हम बच गए, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब इज करेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब के लिए आपको ध्यान रखने हैं ये 10 शब्द, इज और आर, हैज और हैव, डज और डू। किसी भी वर्ब में अगर आप एस लगा दोगे, से मैं बोलता हूँ प्लेज, प्लेज, गोज, कम्स, ईट्स, स्लीप्स, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। प्लेज एंड प्ले। एंड द लास्ट वर्ड इज किसी भी नॉर्मल, मतलब जैसे पास्ट टेंस में आएंगे तो वॉज एंड वर। ये 10 बेसिक से वर्ड्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। इन 10 में से कुछ भी होगा तो आपका क्वेश्चन
क्या हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव था, प्लूरल है, आप डेफिनेटली चेक करिए कि कहीं सिंगुलर प्लूरल की गलती तो नहीं है, क्योंकि एनडीए में बहुत बार ऐसे हुआ है कि कई बार मिसप्रिंट हो जाता है या दो गलतियां आ जाती हैं, तो पहले हम सिंगुलर और प्लूरल की गलती को मार्क करेंगे, बाकी किसी गलती को आप उससे पहले मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। सो द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो प्रैक्टिकल यूसेजेस है, हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड। ठीक है, तो उनको सीरियसली कभी नहीं पढ़ा गया है इंडिया के बाहर, तो आउटसाइड इंडिया। सो इस क्वेश्चन में सिंगुलर प्लूरल की गलती नहीं थी। सेल्डम का मतलब होता है जीरो, तो सेल्डम इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोलता हूं आई सेल्डम गो देयर, बहुत सारे बच्चे या हम लोग भी बताते हैं कि एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में आता है, बट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। ठीक है, अब सेल्डम भी एडवर्ब है और सीरियसली भी एडवर्ब है, तो इसलिए सेल्डम यहाँ आया, सीरियसली वहां आया, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली नो एरर, तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं है। तो इसमें हमें एडवर्ब चेक करना था, इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल चेक करना था, एंड देन इसको हमें सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। शी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन एंड poured them डाउन अ ड्रेन। अब वापस सेम चीज है, सबसे पहले सिंगुलर प्लूरल चेक करूंगा, हालांकि गलती नहीं है, सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब उसने कुछ थोड़ी सी दवाइयां ली, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो आगे प्लूरल रहेगा, तो उसने देम लगाया प्लूरल, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की गलती नहीं है। अब क्या होता है, ये एक कहावत है, दिस इज अ फ्रेज। आजकल अगेन 2019 से आपको फ्रेजेस बहुत सारे मिलेंगे। फ्रेजेस क्या होती हैं, कहावतें होती हैं, इडियम्स होते हैं। तो जो हमारी कहानी वगैरह की कहावतें थी, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्रेजेस यूज होते हैं, वो आजकल एनडीए में आने लगे हैं। जैसे इससे एक या दो पेपर पहले आया था, स्लो एंड स्टेडी ओन्स द रेस। तो स्लो एंड स्टेडी ओन्स द रेस, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये उस कहानी से लिया गया है, खरगोश और कछुए वाली कहानी से। तो खरगोश जीत जाता है, तो जो धीरे चलता है और चलता रहता है वो ओन नहीं करता रेस को, वो रेस को जीत जाता है। राइट, सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसी तरह से यहाँ पे ये आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेज है कि उसने उसको नाली में बहा दिया। तो इस फ्रेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, डाउन द ट्रेन इज बेकार हो गया। ठीक है, तो आपने कहीं पे कोर्स खरीदा और आप पढ़े नहीं, तो आपने पैसे को, कहते हैं ना, मिट्टी में मिला दिया, तो आपने पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू poured it डाउन द ड्रेन। सो यहाँ पे हमारा जो एरर है, द एरर इज पार्ट सी। वाई, बिकॉज दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In many countries, the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace. अब ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग टू कीप द पीस। अब द और अ में क्या डिफरेंस होता है, या द और नॉन कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है, तो हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए और एन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स या अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जाम्स की भाषा में बात करूं, तो ए और एन लगेगा उन नाउन्स के साथ जिनको आप नहीं पहचानते हो, अनस्पेसिफिक प्लस सिंगुलर। ए और एन का मतलब क्या होता है, वन। whereas द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, द लगेगा जब आप किसी को पहचानते हो। तो तीन तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, और एक होता है अनकाउंटेबल। से लव लिख लेता हूं मैं, जो एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो आप इसको, या वाटर लिख सकते हैं हम।
तो ये चार मैंने वर्ड्स लिखे, सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। सो अब होगा क्या बॉय, बॉयज एंड लव में? तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता कौन से लड़के की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए या एन में से कुछ। ये अभी हम आगे बात कर लेते हैं। एंड अगर आपको पता है कौन से लड़का है, कौन सा वाला लड़का है वो, तो आप क्या लगाएंगे, द। अब बॉयज क्योंकि एक से ज्यादा है और आपको नहीं पता, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कौन से बहुत सारे लड़के हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लड़के आए हुए हैं। तो कौन से बहुत सारे लड़के आए हुए हैं, वी डू नॉट नो। सो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब उन बहुत सारे लड़कों को आप जानते हैं तो आप द लगाएंगे। सेम कम्स हेयर, लव, वाटर। जनरल बात कर रहा हूँ, प्यार की बात कर रहा हूँ, लव इज ब्यूटिफुल, वाटर इज इंपॉर्टेंट, हमें नहीं पता कौन सा वाला पानी, मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, तो कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, नो आर्टिकल। वेयर एज जब हम थोड़ा सा भी कौन सा वाला की बात करते हैं तो हमें द लगाना पड़ता है। अब अगेन आप लोग जब बुक से पढ़ते हैं तो बुक्स में एक तो बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको कि पहाड़ों के नाम से पहले द लगेगा, नदियों के नाम से पहले द लगेगा। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आते थे अराउंड 2012-13 तक। अगर आप नया पेपर देखोगे तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लॉजिक में आपको क्या समझना है कि द कब लगता है, जब मैं किसी चीज को स्पेसिफिक बना दूं। और स्पेसिफिक आप कैसे बनाते हो, जब आप कोई एडेड इंफॉर्मेशन देते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो एडेड इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब मैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताऊं। तो जैसे अगर मैं, अभी मेरे सामने कोई लड़का बैठा हुआ है या 10-12 लड़के बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ रेड शर्ट वाला लड़का। तो मैंने रेड शर्ट लगा के क्या किया, मैंने रेड शर्ट लगा के उस बच्चे को स्पेसिफिक बना दिया। कौन सा लड़का, वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है। तो अगर एग्जाम में आता है बॉय इन रेड शर्ट, तो बॉय इन रेड शर्ट आया। तो जैसे ही बॉय इन रेड शर्ट आया, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, द बॉय इन रेड शर्ट, क्योंकि मैंने उसके बारे में कोई ऐसी चीज बता दी जिससे कि आप उसको पहचान पा रहे हैं। तो जैसे ही हम कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिससे कि आप सामने वाले को पहचान पा रहे हैं, तो ही द लगेगा, नहीं तो द नहीं लगेगा। अब जब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे, लव, वाटर, पीस, सो क्या होता है कि जब मैं सारे के सारे पानी की बात करूंगा तो दा नहीं लगूंगा, क्योंकि दा लगता है स्पेसिफिक के लिए। तो जब मैं पूरी दुनिया के सारे पानी में से थोड़ा सा पानी निकाल लूंगा, तो उस थोड़े से पानी को मैं दा बोल सकता हूँ। कौन सा वाला पानी, आरओ का पानी। कौन सा वाला पानी, ये वाला पानी, इस बोतल में जो पानी रखा हुआ है। सेम गोज विथ पीस। अभी इस सेंटेंस में आप देखिए, तो आप किस, कौन सी वाली पीस की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली शांति की बात कर रहे हैं? आप किसी शांति की बात नहीं कर रहे हैं, आप जनरल शांति की बात कर रहे हैं, राइट? अभी यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है, आप कोई भी न्यूज पढ़िए, हर कंट्री क्या कर रही है, दे आर अपीलिंग फॉर पीस, दे आर नॉट अपीलिंग फॉर द पीस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीस स्पेसिफिक नहीं है। और स्पेसिफिक करने का तरीका क्या होता है, जब हम एडेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी बात करते हैं इस पे। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या गलत हुआ, द, बिकॉज कौन सी वाली पीस की बात नहीं हो रही है, जनरल पीस की बात हो रही है, राइट? सो जब भी जनरल पीस की बात होगी, आप हमेशा क्या लगाएंगे, आप द नहीं लगा सकते। अगर हम बोलते कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीस, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लव, तो ही आप द लगाते हैं, राइट? सो मुझको क्या समझना है, सबसे पहले तो जितने अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि पीस हो गया, जो कि इस बार क्वेश्चन में आया था, लव हो गया, द और ऑल बराबर नहीं है। ऑल इज नॉट इक्वल टू द। ठीक है, बहुत सारे लोगों को द बोलने की आदत होती है। तो जब मैं द वाटर बोलता हूं, तो मैं दुनिया के सारे पानी की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के सारे पानी में से थोड़े से स्पेसिफिक पानी की बात कर रहा हूं। तो इसलिए द वाटर आप तभी बोलेंगे जब आप स्पेसिफिक हो रहे हैं। द पीस आप तभी बोलेंगे जब आप दुनिया की सारी शांति में से इस तरीके की शांति की बात कर रहे हैं। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए पीस वगैरह के साथ यूजुअली द नहीं लगेगा। बाकी अगर एग्जामिनर चाहे तो किसी भी चीज के साथ द लगा सकता है। कैसे, उसने क्या देना है इसको, एडेड इंफॉर्मेशन। जैसे ही वो कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, जैसे वो बोलेगा मम्मी, माँ का प्यार, ठीक है, तो फिर वो क्या बोलेगा, द मदर्स लव या द लव ऑफ अ मदर। क्यों? क्योंकि अब मैंने वो दुनिया के टोटल प्यार में से एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्यार की बात कर रहा हूँ। कौन सा है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्यार, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्यार है मदर्स लव। ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक करते हैं तो हम द लगाते हैं, नहीं तो द
नहीं लगाते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एडेड इनफो। अब जो इसमें एक क्वेश्चन और अभी रिसेंटली आया था, वो आया था, तो अ बॉय और द बॉय की अगर मैं बात करूं, तो अ बॉय कोई भी लड़का हो सकता है और द बॉय वो लड़का होगा जिसको मैं पहचानता हूं। ठीक है, सो डैश बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। क्या आंसर होगा इसका, ए एन या द? अगर आप इस लड़के को पहचानते हैं तो आपका आंसर होगा द। अगर आप इस लड़के को नहीं पहचानते हैं तो इसका आंसर होगा ए या एन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस? अ की द। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को देखना है कि कुछ एडेड इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। क्या मुझे इस लड़के के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक लड़का बाहर वेट कर रहा है, कौन सा लड़का है वो, क्या करता है वो, हमें कुछ नहीं बताया एग्जामिनर ने, तो हमारे को कोई एडेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा अ या एन। ठीक है, तो जब हमारे को नहीं पता होता तो हम लगाते हैं ए या एन। अब इसी में अगर मैं आगे चलता हूँ, डैश बॉय हु कॉल्ड यू इज वेटिंग आउटसाइड। अब आपको समझ में आया किसी को कि कहीं हमने एडेड इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी? कैन एनीबडी टेल मी? सो हम लोगों ने हु कॉल्ड यू लिखा, तो हु कॉल्ड यू लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसने आपको बुलाया, तो वो लड़का जिसने आपको कॉल किया। ठीक है, तो जिसने आपको कॉल किया था स्पेसिफिक हो गया। अच्छा अच्छा, वो लड़का आया है। तो अब आप अ की जगह क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। सो ये एडेड इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न। तो आजकल जो इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल्स के, वो एडेड इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, रूल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, राइट। इसी के साथ साथ आजकल एक क्वेश्चन और आना शुरू हुआ है। अगर मैं अ बॉय बोलता हूँ, इसका हिंदी में क्या मीनिंग है, एक लड़का, और मैं बोलता हूँ वन बॉय, इसका क्या हिंदी में मीनिंग है, एक लड़का। सो अ बॉय इज एक लड़का एंड वन बॉय इज एक लड़का। तो अब इन दोनों को मैं एक लड़का बोलता हूँ। सो डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस अ बॉय और वन बॉय में? एनीवन? नो। सो अ बॉय जो होगा वो होगा जब मैं जनरली बोल रहा हूँ कि यार कोई एक लड़का आया है, कोई एक लड़का बैठा है, कोई एक कुर्सी, जनरल बात करते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी जनरल। एंड वन मैं बोलूंगा जब मैं आपको गिनती करने की बात करूंगा। सो जहाँ पे एग्जामिनर प्रूव कर देगा कि कितने लड़के बाहर थे, राइट, तो कितने लड़के बाहर थे, तो आप क्या बोलोगे, जैसे ही वो बोलेगा कितने लड़के बैठे हुए हैं, आपका आंसर क्या होगा, वन बॉय। मैं कहता हूँ बाहर से कुर्सी ले आओ, प्लीज गेट अ चेयर। ठीक है, तो या तुम मुझसे पूछते हो सर कितनी कुर्सियां मंगानी है, मैं कहूंगा वन चेयर। तो जैसे ही हम गिनती करेंगे हमारे को वन लिखना है, जब हम गिनती नहीं करेंगे तब हमारे को ए और एन लिखना है। जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा, डैश कार इज नॉट इनफ। अभी तक दो बार ये क्वेश्चन आया है और एग्जामिनर ये नॉट इनफ लिखता है हमेशा। ठीक है, नॉट इनफ का मतलब क्या हुआ, सो डैश कार इज नॉट इनफ फॉर माई फैमिली। सो नॉट इनफ मुझे बताता है कि काफी नहीं है। ठीक है, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, दो या तीन गाड़ियां चाहिए। सो क्योंकि नॉट इनफ आ गया तो अब आप अ कार नहीं लिखेंगे, नाउ योर आंसर विल बी वन कार। सो बेसिक अभी मैंने थोड़ा सा आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया है। सबसे पहले आप तब तक दा नहीं लगा सकते जब तक उस चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये रूल वाली बात बिल्कुल अलग है कि नदियों के नाम के साथ, इसके नाम के साथ, अदरवाइज वील हैव टू फोकस ऑन व्हाट, वील हैव टू फोकस ऑन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एडेड इन्फॉर्मेशन वाले ही आ रहे हैं, जब आप किसी अनस्पेसिफिक चीज को स्पेसिफिक बनाते हैं। ठीक है, जब तक हमें वो नहीं पता है तब तक हम दा नहीं लगाएंगे। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की जब बात होगी, लव, वाटर, पीस, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में था, तो तब आप दा कब लगाएंगे, जब मैं उसको स्पेसिफिक बनाऊंगा वापस। अगर मैं पूरे के पूरे दुनिया के सारे प्यार की बात कर रहा हूँ तो दा नहीं लगेगा। उसके बाद
और द में भी सेम चीज है, अगर सिंगुलर है तो आ तभी लगेगा। तो नो आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पिछला वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया ही इसलिए था कि बहुत सारे बच्चों को खाली छोड़ने की आदत नहीं होती। अगर मैं चेयर्स बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से द चेयर्स ही निकलता है, ठीक है। अगर मैं वाटर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से द वाटर ही निकलता है। तो अगर आपको खाली छोड़ने की आदत नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर अनस्पेसिफिक प्लूरल है, अगर बहुत सारे बॉयज हैं जिनको आप नहीं जानते तो आप द नहीं लगाएंगे। अगर हम कोई भी ऐसा जो अनकाउंटेबल है, एयर हो गया, पीस हो गया, वाटर हो गया, और मैं उसको जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूं तो आप द नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में द पीस गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कौन सी पीस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन स्पॉटिंग एरर्स ही चल रहा है अभी, ठीक है। अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे भी द फूड और द वाटर उसने नहीं लगाया। तो जितने लोगों को भी द कहने की आदत होती है क्वेश्चन यहीं गलत हो जाता है। तो जब तक मैं जनरल बात कर रहा हूँ आप द नहीं लगाते हैं। फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, ठीक है, आसपास की कंट्री साइड से। बट टुडे cities often depend on distant sources। सो अब यहाँ पे एक वो कंपैरिजन है, ठीक है। पहले के देश में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, जो सिटी होती थी वो फूड और वाटर कहाँ से लेती थी? फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के इलाकों से खाना आता था। लेकिन आज क्या है, सिटीज जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं? डिस्टेंस सोर्सेज, मतलब दूर से खाना आता है। अब इसमें सी, जब हमारे को सिंगुलर प्लूरल की गलती नहीं मिलती है, जनरल गलतियां नहीं मिलती है, तो हम फिर इसमें हमें सब कुछ करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है? टुडे सिटीज एंड अर्ली सिटीज। आज का देश, ये बहुत ज्यादा उसने ना हिंदीश लिखा है, ठीक है। तो इसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी चीज की वो करते हैं, ठीक है, क्वालिटी बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, टुडे सिटीज नहीं हो सकता, या तो आज, यहाँ पे मुझे अगर मुझे टुडे लिखना भी है, जैसे टुडे नाइट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, टुमारो नाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं होते। तो टुमारो नाइट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ता है? कमिंग नाइट। टुडे नाइट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ता है? टू नाइट, राइट। तो सेम गोज हेयर, यहाँ पे टुडे सिटी नहीं हो सकता, या तो आज का देश होगा, सिटीज ऑफ टुडे होगा, या टुडेज सिटी होगा। दोनों में से कुछ भी लगाओ, क्योंकि आपको वो अभी करेक्शन के लिए नहीं बोल रहा है, आपसे गलती मांग रहा है। तो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे गलती है पॉजेसिव थिंग की, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की गलती है कि आपको उसके साथ कुछ एक चीज ऐड करनी थी, कि आज का देश, आज का ये, आज का वो। तो यहाँ पे हम इसको दो, टुडेज सिटी लगाइए या सिटी ऑफ टुडे लगाइए। अब इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बस किसी को आइडिया है? ठीक है, टुडेज सिटी और सिटी ऑफ टुडे में क्या फर्क है? कैन एनीबडी टेल मी? एनीवन? किसी को भी डाउट, किसी को भी पता है? अपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, ऑफ कब लगता है? कुछ याद किया होगा। तो बेसिकली जब हम याद करते हैं तो हमको क्या बताया जाता है कि लोगों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, चीजों के साथ ऑफ लगेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पूछेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है आजकल अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे सकता है। तो अपोस्ट्रोफी एस जो है ये बात करता है ओनरशिप की, जब आपका किसी चीज पे अधिकार होता है, राइट। तो जब आपका अधिकार होगा तो आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस, और जब आप किसी चीज का हिस्सा बन जाएंगे, पार्ट ऑफ, तो आप यूज करेंगे नॉर्मल। तो ओनर, अपोस्ट्रोफी एस, एंड पार्ट ऑफ, किसी चीज का हिस्सा। तो अब अगर एग्जाम में आता है कार्स टायर एंड टायर ऑफ द कार, तो कौन बताएगा इसमें मुझे फर्क? कोई बता सकता है? एनीवन? कार्स टायर एंड टायर ऑफ द कार, कौन सा सही है? जल्दी बताओ। टायर ऑफ कार, बिल्कुल। तो टायर ऑफ कार क्यों सही है? एनीवन? टायर ऑफ कार क्यों सही है? क्योंकि गाड़ी ओन नहीं करती टायर को। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जा रहे हो तो गाड़ी का, क्यों लगाया मैंने राहुल कार? क्योंकि राहुल एक आदमी है जो गाड़ी को
खरीद सकता है, वेयर एज कार कोई एक ओनरशिप नहीं ले सकती। लिंक चेंज आया हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो। ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, जब मैं अपोस्ट्रोफियस लगाता हूँ तो हम बात करेंगे लोगों की। सॉरी हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था नेट का, राइट। सो एनीवन, किसी को भी इस पार्ट में कंफ्यूजन है, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो पूछो। सो ऑफ लगता है जब मैं किसी चीज की जब मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करता हूँ, और अपोस्ट्रोफी एस लगता है जब मैं लिविंग थिंग की बात करता हूँ, जब मैं ऐसी बात करता हूँ कि वो आप उसको ओन कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं गाइस। सो जब मैं इस क्वेश्चन पे आया वापस, अब आपको देख के समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसको रब करूं तो अर्ली सिटीज, अर्ली इज एन एडवर्ब, ठीक है, अर्ली एज सिटीज या अर्ली सिटीज। लेकिन जब मैं नीचे आता हूं तो टुडे सिटीज नहीं हो सकता, सिटीज ऑफ टुडे होगा। दैट इज द राइट वर्जन। टुडेज सिटीज भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5 स्पॉटिंग एरर्स कर रहे थे हम आज, फिर हम और टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आज। सो क्लाइमेट चेंज, वेट करो। हाँ, अच्छा, नहीं हमारे वाले में चल रहा है, हमारे वाले में नहीं हो- ठीक है। So the next question is, climate change, whether it is natural or human induced, is stressful for people or for the climate, for the people. So climate change, अगर मैं बोलता हूँ कि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है आदमियों के द्वारा किया गया, ठीक है। इट इज स्ट्रेसफुल फॉर पीपल। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वाई, बिकॉज यहाँ पे कई बार वो इट लगा देगा, ठीक है। बट यहाँ पे इट आएगा कि नहीं आएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या नया सेंटेंस शुरू हो रहा है या नया सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज हो रहा है चाहे इट इज नेचुरल और ह्यूमन, इज स्ट्रेसफुल फॉर, वापस द वाला एरर मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे, कौन से लोग, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल, तो इज स्ट्रेसफुल फॉर पीपल। सो वापस हम क्या बात कर रहे हैं, हम एडेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जब तक मेरे को नहीं पता कौन से लोग, आप इसमें आराम से द को गलत करके आ सकते हैं, राइट। सो जैसे ही, अब इसमें इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैंने देखा सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। द की गलती जो है बहुत लास्ट में आती है, लास्ट में चेक की जाती है। तो सबसे पहले मैंने देखा सिंगुलर प्लूरल, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो उसने यहाँ पे इट लगाया सिंगुलर, नेचुरल और ह्यूमन, फिर इज लगाया सिंगुलर। तो सिंगुलर प्लूरल की गलती है नहीं। टेंसेस की गलती देख लेते हैं, सब जगह प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, तो टेक्निकली टेंसेस की भी गलती नहीं है। तो इट इज स्ट्रेसफुल फॉर पीपल, फॉर द पीपल नहीं होगा। तो क्योंकि ये जनरल एरर्स नहीं है, तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को आर्टिकल की गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन से लोग, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड,
द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल हियर, द पीपल देयर एंड सो ऑन। ठीक है। सो जब तक हम ये नहीं बता रहे हैं, जब तक हम ऑल की बात कर रहे हैं, वी यूजुअली डोंट यूज द। ओके, नाउ गाइस द सेकेंड पार्ट इज, हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमें क्या करना है? इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। बस प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ईडियम्स फ्रेजेस कहाँ से याद करूं, कैसे याद करूं? ठीक है। तो बट ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आप जितना भी याद कर लें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहां पर एग्जाम में दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो जब हम पुल अप की बात करते हैं, तो अब जब भी कोई ईडियम आएगा, मैं मान के चलता हूं मुझे कोई ईडियम नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ याद नहीं करके गया हुआ, मान लीजिए हम इस कंडीशन में हैं, तो जिस भी ईडियम का आपको मीनिंग नहीं पता, जो आप नहीं पढ़ के गए हुए हैं, उसको आप लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब आप टू पुल अप की बात करते हैं, तो एक मीनिंग हमेशा ऐसा होगा जो सेम लिखा हुआ होगा। जो सेम लिखा हुआ होगा उसको हम कर देंगे गलत। सो टू पुल अप, टू लिफ्ट हैवी वेट्स, उठाना, ऊपर उठाना, वजन उठाना। जब आप उठाने की बात तो करोगे ही नहीं। जब तक आप नॉर्मली किसी चीज को उठाने की बात कर रहे हो, वो ईडियम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहावतों का क्या मतलब होता है? कहावतें कहती कुछ और हैं और मतलब कुछ और होता है कहावतों का, राइट? सो आजकल सीडीएस एनडीए में यूजुअली एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है जिसमें कि वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा एक मीनिंग ऐसा देते हैं जो सेम होता है, उस मीनिंग को हम हमेशा गलत कर देते हैं। उसके बाद हम आगे सोचना शुरू करते हैं। तो टू पुल अप, टू लिफ्ट एक ही बात है। टू लिफ्ट हैवी वेट्स, वजन उठाना। पुल अप का मतलब भी है किसी नॉर्मल टेबल वेबल कुछ भी उठाना, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें आगे बचे हुए तीन में थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। पुल अप का मीनिंग क्या होगा? पुल अप इज समथिंग, ऊपर उठना। टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। शॉर्टन द डिस्टेंस इज डिस्टेंस को कम करना। डिस्टेंस को आप कैसे कम कर सकते हो? ठीक है। टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, आप छूट गए। पुल अप इज आगे जा रहे हो, वेयर टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इज आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो ये तो ऑपोजिट सा हो गया, ये तो गलत हो गया, है ना? क्योंकि पुल अप इज आप आगे जा रहे हो। टू चेक वन सेल्फ, ये कुछ ऐसा है जो पुल अप से रिलेटेड भी नहीं है। तो पुल अप बिल्कुल ठीक है। इसका बेसिकली पूरा ईडीएम क्या होता है? पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स इज अब तैयार हो जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, आपका 10 दिन बाद एग्जाम से, आप हमेशा मस्ती मारे जा रहे हो अभी तक, तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स। अब हो गया है तैयार होने की बारी, अब देखो तुम कहाँ हो, किस तरह से तुम्हें तैयारी करनी है। तो पुल अप का मीनिंग बेसिकली क्या हो गया? टू चेक वन सेल्फ। सो जब भी ईडीएम्स आएंगे, हमने लॉजिकली सॉल्व करना है। लॉजिकली सॉल्व होते ही हम उसको आगे करेंगे, राइट? सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं ईडीएम्स के। सेकेंड क्वेश्चन है बी आउट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और उससे बाहर हो। तो अब एक हो सकता है, फिर वापस देख लेते हैं कि आपको इसमें उसने कुछ एक्शन के बाहर, एक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ। चलिए, इस बार उसने सेम मीनिंग तो नहीं दिया है, तो अब चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो आप खाली बैठे हो, अगर इसका आंसर होता तो मे भी हो सकता था, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप मेन एरिया से बाहर हो, बी आउट ऑफ एक्शन। जैसे बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, आउट ऑफ एक्शन इज आप कुछ कर नहीं रहे हो उस चीज के लिए। जैसे इस बार जो इलेक्शन हुए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स के लिए बोला गया कि दे आर आउट ऑफ एक्शन। जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, तो जो लीडर्स रिटायर होते जा रहे हैं, दे आर एमपीज बट दे आर नॉट एक्टिव, दे आर आउट ऑफ एक्शन। उनको लाइमलाइट से दूर रखा जा रहा है। सो दैट इज बी आउट ऑफ एक्शन। अब एनडीए सीडीएस में एक और बेसिक सी बात है जो हम रटते हैं, एग्जैक्ट सेम मीनिंग कभी नहीं लिखा होगा, बहुत रेयर केस में लिखा होगा, जबकि उसका कोई और मीनिंग हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो अपने हिसाब से ही थोड़ा सा इधर उधर करके मीनिंग दे देते हैं, जिससे कि बच्चे को दिमाग तो लगाना पड़े। तो आप खाली बैठे हैं, इसका बेसिकली ये मीनिंग है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली बैठे हैं। टू गेट पनिशमेंट नहीं, टू गेट रिवॉर्ड नहीं, ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ना आपको पनिशमेंट मिल रहा है ना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप खाली बैठे हैं। टू बिकम डिसफंक्शनल, टू बिकम सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सुपर एक्टिव इसका उल्टा हो गया। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एक्शन मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो सुपर एक्टिव हो गया जब आप बहुत काम कर रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता, ये गलत हो गया इसलिए। और ये दोनों तो कहीं से कहीं तक
ना रिवॉर्ड इसमें सी, अगर रिवॉर्ड होता ना तो कुछ ऐसा वर्ड लिखा होता, ज्वेल लिखा होता, रीप पेमेंट्स लिखा होता, कोई ना कोई ऐसा बात होती, क्योंकि जब आपको कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे भी ये तो लिखा होता इनडायरेक्टली कि आपको कुछ मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा आपको कुछ मिल रहा है, इसलिए रिवॉर्ड गलत। सेम चीज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता तो इसमें एक बुरा शब्द होता। ठीक है, इडियम्स का ये एक खासियत है कि या तो वो बुरा शब्द होगा, ठीक है, नॉर्मल इडियम्स में, या फिर इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों भी गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों के लायक कोई जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो टू बिकम डिसफंक्शनल, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो आउट आउट डेटेड हो जाते हैं, जब वो एज ज्यादा हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं बी आउट ऑफ एक्शन, टू बिकम डिसफंक्शनल। अब अगर आप इसको रटेंगे, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे, तो 99% हो सकता है ऐसा मीनिंग ना आए, फर्स्ट मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, टू रिटायर हो सकता है इसका फर्स्ट मीनिंग। तो यूजुअली क्या होता है, यूपीएससी अगेन कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो अब फॉलोड बाय एन ऑल्टरनेटिव मीनिंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आप कभी भी देखेंगे एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा एनडीए सीडीएस में कि चूज द राइट आंसर, चूज द एग्जैक्ट आंसर, हमेशा लिखा होगा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो वो खुद ही बोल के चलते हैं कि हो सकता है एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हो सकता है दो या तीन का मीनिंग सेम हो, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा जाता है, इडियम्स में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा जाता है, सिनोनियम्स के क्वेश्चंस में क्या लिखा जाएगा, नियरेस्ट टू द मीनिंग। सो यहाँ पे आके यूपीएससी, अगर मैं एसएससी से बात करूँ, तो एकदम से अलग हो जाती है। जब वन वर्ड वोकैब आती है तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग लिखना पड़ता है, जब सेंटेंसेस वाली वोकैब आती है, इडियम्स आते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा बच्चे को टेस्ट करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। ठीक है, तो आप कैसे स्कूल से लड़ रहे हो, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल, एक तो बात वो ये कर ही रहा है कि आप सीख रहे हो, तो सीखने की बात तो हो रही है, बट स्कूल कैसा है, हार्ड नॉक्स। सो अब क्योंकि स्कूल है तो पढ़ाई वाला स्कूल तो होगा नहीं, राइट। सो अब अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करूं, सो लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम others, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट एंड लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या होता है, difficult, the question is hard। क्वेश्चन इज हार्ड का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ, अब ये द स्कूल ऑफ या थॉट्स ऑफ जो हम बोलते हैं ना, तो कौन से तरीके का स्कूल, तो लर्निंग फ्रॉम द स्कूल। तो अब पहले ऑप्शंस पे आते हैं, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखना नहीं। यहाँ पे नॉक्स का मतलब क्या होता है, खुद चोट मार मार के। ठीक है, अगर मैं इसको क्रिकेट से कनेक्ट करूं तो आपकी एक बार की बैटिंग को क्या बोलते हैं, नॉक, हिज नॉक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉकिंग जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बैडमिंटन आप खेल रहे हैं, तो उसको बिना गेम से पहले जो आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग इज बेसिकली समथिंग, दरवाजे पे खटखटाना, टक 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 टक। सो हार्ड नॉक्स क्या हो गया, बहुत जोर जोर से खटखटाना, डिफिकल्ट तरीके से खटखटाना। सो नॉक्स आदमी तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब ये और ये में से कोई भी आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, अब हम आते हैं लॉजिक पे। तो क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया हार्ड, हार्ड मतलब मुश्किल, तो ये दोनों गलत हो गए, एंड दिस वुड बी माय आंसर। सो माय आंसर इज डी। ठीक है, सो लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। अगेन यूपीएससी में अगर आप इस बार का सीडीएस का पेपर देखेंगे, ये वाला एनडीए का पेपर देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जो बुक्स में नहीं होते। बुक्स में वो इडियम्स होते हैं जो 500 सालों से चले आ रहे हैं, and NDA, CDS, या rather UPSC, they have moved on to your spoken English का idioms। So या तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप 24 घंटे इंग्लिश बोलते हो, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको वो idioms आते होंगे। या फिर आपको क्या करना है, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, रेज सम हैकल्स। तो रेज का मतलब क्या होता है, चढ़ाना। ठीक है, रेज हैंड इज दिस, सो रेज सम हैकल्स। तो अब अगेन हम अगर क्वेश्चन पूछें इसके,
टू अनॉय, अनॉय का मीनिंग क्या होता है? चिढ़ाना, ठीक है। टू मेक समवन हैप्पी, रेज हैकल्स इज बेसिकली अ नेगेटिव वर्ड, बुरा शब्द होता है। टू डू अ ग्रेट टास्क एंड टू सिट आइडल, ठीक है। अब टू सिट आइडल हमारे पहले ईडीएम का आंसर हो सकता था जहां पे लिखा होता आउट ऑफ एक्शन। अगर वो डिसफंक्शनल ऑप्शन नहीं देता तो शायद ये आंसर होता। अब रेस का मतलब है कुछ उठाना, और आइडल का मतलब है खाली बैठना। तो ये तो आंसर ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ तो कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हुए हो। अब जब भी ईडीएम होगा ना, यूजुअली आप देखना ये दोनों एक जैसे हैं, किसी को खुश करना और कुछ बड़ा काम करना। जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे कुछ खुश होंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो दिस वुड नॉट बी माय आंसर, माय आंसर वुड बी द नेक्स्ट वन। सो यूजुअली इरिटेट होता है, रेस सम हैगल्स मतलब किसी को किलसा देना, परेशान कर देना, इरिटेट कर देना, अनॉय कर देना, ठीक है। तो द आंसर इज टू अनॉय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, क्या होते हैं लेटर्स? ठीक है, सी अब अ मैन एक बहुत कॉमन ईडियम है। अगर मैं अ मैन बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो वो अपने शब्दों का है, अपने शब्दों का वो है। बट यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं लेटर्स। लेटर्स कम्स फ्रॉम एकेडमिक्स और एजुकेशन, ठीक है। आप इसको अक्षर मान लो, आप इसको चिट्ठियां मान लो, दो चीजें हो सकती हैं, या तो अक्षर या चिट्ठियां। तो एक आदमी जो बहुत ज्यादा चिट्ठियां लिखता है, या एक आदमी वो जो बहुत ज्यादा लेटर्स मतलब पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट, नहीं, आर्टिस्ट क्या होता? पिक्चर्स। अ मैन ऑफ पिक्चर्स कौन होता? एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं मैन ऑफ लेटर्स, सो एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट वो हो नहीं सकता है, ठीक है। अ स्कॉलर इन लिटरेचर, एजुकेशन, लिटरेचर, लेटर, सब कनेक्ट हो रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। स्पोर्ट्समैन नहीं, अ मैन ऑफ रनिंग पर या कुछ होगा, क्योंकि लेटर्स में मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ अक्षरों की, तो ये भी नहीं हो सकता। अ नोन नॉवलिस्ट, ठीक है। नोन नॉवलिस्ट मतलब जो एक नॉवेल लिखता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप इसके मीनिंग पे जाते हैं मैन ऑफ लेटर्स, उसका मीनिंग होता है अ ग्रेट, अ मेल स्कॉलर और ऑथर, ठीक है। अ मेल स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान, और AUTHOR। अब इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज एक ये नोन वर्ड आ गया, ऑथर कौन होता है? जो किताबें लिखता है, तो नॉवेलिस्ट किताबें लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक नोन वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया, जिसकी वजह से मेरा आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। जब आप इसको अगेन, जब आप इसका मीनिंग देखेंगे या गूगल सर्च करेंगे, तो आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। आपको मिलेगा अ मेल something like this only, a male novel author and scholar। तो author is जो poems लिखता है, novels लिखता है and all that। an author is a person who writes things, whereas literature is जिसको scholar मतलब जो विद्वान होता है, काफी चीजें पढ़ी होती हैं, that person is called a scholar। तो just because उन्होंने known लिख दिया, यहाँ पे great वेट नहीं है, क्वेश्चन में भी known नहीं है, ठीक है। उसने सिंपली बोला है मैन। अब किताब तो कोई भी लिख सकता है, किताब आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, सब लिख सकते हैं, बट गारंटी थोड़ा ना है कि हम फेमस भी हो जाएंगे, राइट। सो इसलिए दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज दिस, द स्कॉलर इन लिटरेचर, काफी पढ़ा लिखा आदमी, राइट। इसको एक क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड PQRS। PQRS हम फोकस करेंगे इनिशियली उन बच्चों के साथ जिनका थोड़ा सा से इंग्लिश वीक है, या आपको लगता है कि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है। जब आप रीडिंग करते हैं तो जब भी आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आप रीडिंग करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, तो भी ये वाले क्वेश्चंस आप किसी भी पेपर में हो, NDA में, CDS में, SSC में, ये वाले PQRS आपके हमेशा सॉल्व होंगे, इनको नहीं छोड़ना है। आप एक बार को कॉम्प्रिहेंशन में फंस सकते हैं, लेकिन PQRS अगर 10 हैं, तो 4 या 5 या 6 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे उसको इंग्लिश आती है, चाहे उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो हम सबसे पहले वही बात करेंगे। तो मेरा एक नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? मेरा सेंटेंस नॉर्मली शुरू होता है नाउन से, नॉर्मली नाउन से शुरू होता है। अब ये सेंटेंस है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको मैंने जोड़ना है। क्यू
तो मैंने पहले ऑप्शन देखे पी, एस और क्यू। तो ये सेंटेंस या तो पी से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा या एस से शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन कौन से इन तीनों में चीजों में नाउन है। तो द स्कॉलर, सॉरी, द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल। इन, बहुत ही, इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, तो मॉडर्न फैक्ट्रीज में बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है, तो पी हो सकता है। क्यू की बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल हो सकता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउन है, ठीक है, तो क्यू भी हो सकता है। एस पे आते हैं, दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट, सो एस से नहीं हो सकता बिकॉज इसमें नाउन नहीं है। चांसेस यही है कि मेरा आंसर या तो पी से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज, नाउन के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, आदमी कुछ करेगा। तो अब जैसे ही मैंने क्यू देखा, क्यू में क्या लिखा है, केवल नाउन लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो कनेक्ट हो रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी ब्रिटिश रूल के अंदर प्रो कैपिटलिस्ट थी, ठीक है। तो क्यू के साथ आर आ सकता है, क्यू के साथ पी देख लीजिए आप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सॉरी स्टेट, कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद दूसरा नाउन तो नहीं आएगा ना। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया ये बात करेंगे। तो इसलिए क्यू के बाद आर आ गया। अब हम इसको आराम से जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेट्स सी कि ठीक होता है कि गलत होता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट, यहाँ तक ठीक हो गया। आगे चलते हैं, दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, कि उन्होंने थोड़े बहुत, हाफ हार्टेड मतलब होता है बिना मन के, बेमन के। उन्होंने कहा चलो यार, लेबरर्स की प्रॉब्लम्स है, वो लोग कह रहे हैं, चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यूजुअली हमारा पहला जो तरीका होता है, फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मेरा क्वेश्चन नाउन से शुरू होता है 99% केसेस में, तो आप देखो कि कितने में नाउन है। तो केवल एक वर्ड की वजह से मेरा एक ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा तो ये पूरा का पूरा नाउन है। नाउन के बाद या तो उसकी क्वालिटी आएगी या उसके बाद वर्ब आएगा। तो अब वर्ब तो कहीं नहीं था बट उसकी क्वालिटी आ गई, अंडर द ब्रिटिश वॉज। तो ये मेरा पूरा नाउन हुआ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर ऐसे 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 करती थी। तीसरी चीज जो कई बार फिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। बैंकिंग के अलावा सब जगह ये काम, ये वाला रूल भी काम कर सकता है। जब भी आपको छोटे PQRS आते हैं तो कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कंजंक्शन या तो सबसे शुरू में होता है या लास्ट में होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये कंजंक्शन है तो ये लास्ट पार्ट में आएगा। अब अगर मैंने कंजंक्शन देखा एस में, तो मुझे पता है कि एस या तो आखिरी ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। अब मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूँ, दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट। अब अगर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है तो ये लास्ट में होता, अगर ये खत्म नहीं हो रहा है तो नंबर 3 पे होगा। बट मेरे को ये पता है दो आते ही कि 90% चांसेस है कि ये लास्ट या थर्ड लास्ट होगा। मैंने देखा यहाँ पे लास्ट है, ये फिर से गलत हो गया, या थर्ड लास्ट है, या तो ये दोनों होते या वो होते। तो आप कंजंक्शन से सॉल्व कर सकते हो, नाउन से सॉल्व कर सकते हो, आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होते रहेंगे। जैसे जैसे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे उसके बाद आप जब एक हाथ ऑप्शन बचेगा तब आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका नैरो डाउन हो जाएगा और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वापस सेम लॉजिक, नाउन की बात करते हैं, क्यू पी और आर। ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी अमंग इट्स पीपल, ऑफ से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता। पी हमारा चांसेस है 99% की इससे सॉल्व नहीं होगा। बाकी पे फोकस लाते हैं। पी के बाद क्यू, इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रेवलेंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज शायद हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज नाउन है। आर पे आते हैं, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आर बिल्कुल ठीक है, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। अब आर मुझे थोड़ा सा इजी लगा, इससे शुरू ना भी हो मैं आर के बाद वाला वर्ड ढूंढूंगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी इंडिया की, ठीक है। अगर आर सेंटेंस के बीच में है तो आर के बाद इन्होंने एस लगा रखा है, एंड द नेट रिजल्ट। एंड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो हम नाउन पे ही अटके हुए हैं। A major characteristic of British rule in India, economic policies was, नहीं आ सकता।
आर क्यू भी नहीं हो सकता, आर एस भी नहीं हो सकता। तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि आर के बाद कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आर शुड बी इन दी एंड। सो आर पढ़ते ही हम इसको सॉल्व कर पाए, राइट। अब जैसे एस है, एंड लिखा हुआ है, एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश समथिंग, तो ब्रिटिश को पूरा करना पड़ेगा, एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकता था। बाकी इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ वाज द प्रेवलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल, नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स जो है ये यूजुअली बाद में आएगा, तो दिस कैन नॉट बी माय आंसर अगेन, राइट। बट आर से मेरे को हिंट मिल गया है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। सो क्यू से हमने स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रेवलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग द पीपल एंड द नेट रिजल्ट ऑफ, अच्छा ये ठीक है, हाँ सॉरी, एस के बाद क्यू हो गया था, एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज द प्रेवलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल। तो आर से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आर के बाद क्योंकि एस, एस के बाद क्यू, क्यू और क्यू के बाद पी, तो एस क्यू पी क्योंकि मेरा सीक्वेंस बन रहा है। अब आप इसको पढ़ेंगे अगर, ठीक है, तो इसलिए हमारे को आर से शुरू करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हम पे बचता नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं। यू कांट जज, अब ये छोटा क्वेश्चन है, ये एकदम से सॉल्व होना चाहिए। यू कांट जज वेरी इंटेलिजेंट बट अ बुक बाय इट्स कवर ही डजंट लुक, एक तो बट आ गया, तो ये पार्ट टू होगा, क्यू से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट बट, सो अब आते हैं, अब ये एक मुहावरा भी है, यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पी और आर जो है ये सीक्वेंस में रहेंगे ही रहेंगे। पी और आर कहाँ कहाँ पर है, पी और आर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक बार इस वाले को पढ़ के देख लेते हैं। ही डजेंट लुक, ही डजेंट लुक वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लग रहा है, बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एकदम से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन हो गया ए। सो टुडे व्हाट वी डिड वाज वी डिड स्पॉटिंग एरर्स, वी डिड idioms। idioms बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस। idioms में क्या होगा कि आपको जो ऑप्शन मिलेगा और जो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करके एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अभी रिसेंटली, अब हो सकता है अगर बुक्स वाले आ जाएं इस बार, बट अभी पिछले कुछ टाइम से दे आर गिविंग यू वेरी वेरी जनरल idioms। सो हमारे को थोड़ा सा हमारी स्पोकन के हिसाब से उनको सॉल्व करना है। So these were the three kinds of questions that we did today: spotting errors, sequencing of words, and the third one was idioms। idioms is the most important। अगर 10 आए that means 40 marks। उन 10 में से 6, 7, 8 आप अगर सॉल्व करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके 32 नंबर आ गए, 32 मार्क्स आ गए, which could be very very big, which is equivalent to around 11 12 क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ्स। सो 12 क्वेश्चंस आप मैथ्स के करेंगे, उतने में आप ईडियम्स बढ़ा सकते हैं आराम से, अगर आप उस पर फोकस करें। चलिए, थैंक यू गाइस।